हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी जो पिछली क्लास के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स, और उसके अंदर हमने देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस प्रकार के होते हैं, एंजाइम और क्रियाधर की क्रियाविधि है वो किस प्रकार होती है। आज हम पढ़ेंगे कि जो एंजाइम काम करते हैं तो उनके कौन से कारक ऐसे होते हैं जो उसके काम करने की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो एंजाइम क्रियाधर की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसकी स्टडी करेंगे आज हम। तो देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, तापक्रम, पीएच और क्रियाधर की सांद्रता। ये तीन ऐसे भाग हैं जो क्या करेंगे, एंजाइम क्रियाधर की क्रियाविधि को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तापक्रम। तापक्रम किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जो हमारे शरीर के एंजाइम है या कोई भी एंजाइम है वो एक निश्चित तापमान पर काम करता है। नॉर्मली उसका टेम्परेचर जैसे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है वो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है एंजाइम की अच्छी तरह क्रियाविधि करने के लिए। लेकिन यदि आपने 27 डिग्री या इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया तो भी एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, कम कर दिया तो भी काम नहीं कर पाएगा। यानी इनके तापमान को जो प्रभावित करने की एक उपयुक्त टेम्परेचर होता है, इसी पर जो एंजाइम है वो अच्छी तरह काम करेंगे। यदि देखिए आपने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया तो एंजाइम है वो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे। अस्थायी रूप से निष्क्रिय का मतलब है कि वो थोड़े टाइम के लिए निष्क्रिय रहेंगे, फिर जैसे जैसे आप वापस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी क्रियाविधि है वो वापस बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आपने तापमान को बहुत ज़्यादा कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो एंजाइम होता है वो स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर को ज़्यादा करने पर तो एंजाइम है वो स्थायी रूप से काम करना बंद कर देगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि टेम्परेचर को कम करने पर एंजाइम है वो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। फिर जब आप वापस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो वापस नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है। तो सबसे पहले तापक्रम के पॉइंट देखते हैं हम।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या पॉइंट में लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक एंजाइम है वो एक उपयुक्त तापमान पर काम करता है, एक बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर होता है, अगर वो तापमान रहता है तो एंजाइम की क्रिया दर है वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि उपयुक्त तापमान से आपने कम तापमान दिया तो क्या होगा, एंजाइम अस्थायी रूप से निष्क्रिय होगा, यानी परमानेंटली वो निष्क्रिय नहीं होगा, अस्थायी रूप से, टेम्परेरी है वो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। फिर जब आप वापस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो काम करने लग जाएगा। फिर यदि आपने उपयुक्त तापमान से अधिक तापमान दिया जाए तो क्या होगा, एंजाइम है वो स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा, एंजाइम है वो स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्थायी रूप से निष्क्रिय होने का मतलब है कि जब वापस आप टेम्परेचर को कम करोगे तो फिर वो एंजाइम है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे क्या था, एंजाइम के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, और ये एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा इस तापमान के साथ एंजाइम की क्रियाविधि को कैसे दर्शाया गया है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि तापक्रम के साथ है वो किस प्रकार ग्राफ में दर्शाया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ग्राफ में आपको बताया गया है कि किस प्रकार टेम्परेचर बढ़ने पर जो एंजाइम की क्रिया की दर है वो प्रभावित होती है। शुरू में आप मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ 0 से, और तापमान इसका उपयुक्त है एंजाइम का काम करने का 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ तक अगर आपने तापमान बढ़ाएगा तो एंजाइम की क्रिया दर है वो बढ़ रही है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हो गई। फिर यदि आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड से और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो 27 तक तो इसकी क्रियाविधि है वो बढ़ रही है, 27 से ज़्यादा जाते ही इसकी क्रिया दर है वो
कम होने लगेगी, यानी एक उपयुक्त तापमान पर एंजाइम है वो अधिकतम काम करते हैं, उससे कम पर तो वो निष्क्रिय अस्थायी हो जाएंगे, यानी जैसे जैसे तापमान को बढ़ाओगे तो फिर वो क्रिया करने लगेंगे। लेकिन यदि तापमान को उपयुक्त तापमान से आपने ज़्यादा कर दिया तो इनकी क्रिया दर है वो वापस कम हो जाएगी और वापस ये ग्राफ इधर नहीं आ सकता, यानी वापस अगर आपने तापमान बढ़ाया तो ये वापस दर ऊपर नहीं जा सकती। तो ये आपके डायग्राम है जो आपके एंजाइम को कि तापमान के साथ क्रिया दर को दर्शाने वाला, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं पीएच का प्रभाव। तो देखिए अब हम देखते हैं पीएच के अनुसार एंजाइम की क्रियाविधि कैसे प्रभावित होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जिस प्रकार तापमान की एक उपयुक्त परास होती है उसी प्रकार पीएच की भी होती है कि एक नॉर्मल पीएच होगी, एक फिक्स पीएच होगी, उस पर एंजाइम है वो अधिकतम काम करेंगे और यदि उससे पीएच का मान कम होगा तो भी एंजाइम काम कम करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम है वो काम कम करेंगे। तो जिस प्रकार तापक्रम और एंजाइम की दर का ग्राफ बनता है सेम ऐसा ही किसका बनता है, पीएच और एंजाइम की दर का। यहाँ पर पीएच लिख दी जाए, यानी कम पीएच पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम, फिर जैसे जैसे आप पीएच के बढ़ाओगे एंजाइम की क्रिया दर अधिकतम और वापस उससे भी ज़्यादा पीएच बढ़ाने पर इसकी क्रिया दर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो दो कारक हो गए हमारे तापमान और पीएच। फिर हम देखते हैं क्रिया दर की संख्या के आधार पर किस प्रकार प्रभावित होते हैं, यानी हमने जो तीसरा पॉइंट लिया था क्रिया दर की सांद्रता, यानी सांद्रता का मतलब है अगर आप क्रिया दर की संख्या को बढ़ाओगे तो क्या एंजाइम की क्रिया दर बढ़ेगी या कम होगी। तो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर की जो एंजाइम होता है इस प्रकार उसमें सक्रिय स्थल होते हैं जिसमें आकर क्रिया दर फंस जाएंगे और वो क्या करेंगे, ये एंजाइम है इन क्रिया दर के पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा और नए बॉन्ड बनाएगा, जिससे इस क्रिया दर से किसका निर्माण हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही उत्पाद का निर्माण होगा ये क्या करेगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास एंजाइम के इतने सक्रिय स्थल है, अब इसमें 3 ही क्रिया दर आ सकते हैं। तो पहले आपने एक क्रिया दर को जोड़ा तो क्रिया दर ठीक थी, फिर आपने दूसरे को जोड़ा तो इसकी दर और बढ़ रही है क्योंकि सक्रिय स्थल खाली पड़े हैं। जब तक एंजाइम के सक्रिय स्थल खाली होंगे तब तक यदि आप क्रिया दर की संख्या बढ़ाओगे तो एंजाइम की दर है वो बढ़ेगी। लेकिन अब आपने ये जो सक्रिय स्थल है वो पूर्ण रूप से भर गए, अब यदि आप क्रिया दर की संख्या और बढ़ाओगे तो एंजाइम की दर नहीं बढ़ने वाली है ना कम होने वाली है, उतनी ही रहेगी क्योंकि उसके जो सक्रिय स्थल थे वो पूरे भर गए हैं। अब आप यदि आप और भी क्रिया दर डालोगे तो एंजाइम की क्रियाविधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना इसमें पॉइंट कि जब तक एंजाइम के सक्रिय स्थल खाली पड़े हैं तब तक क्रिया दर की मात्रा बढ़ाने पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही सक्रिय स्थल पूर्ण रूप से भर जाएंगे फिर क्रिया दर की संख्या बढ़ाने से कोई दर है वो नहीं बढ़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम।
तो देखिए स्टूडेंट, इसमें यही लिखा गया है कि जब तक एंजाइम के सक्रिय स्थल मुक्त है, यानी उनसे कोई क्रियादर नहीं जुड़े हुए हैं, तब तक क्रियादर की सांद्रता या संख्या बढ़ाने पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी। परंतु जब एंजाइम के सभी सक्रिय स्थल क्रियादर के कारण भर जाएंगे या क्रियादर से जुड़ जाएंगे, तब फिर क्रियादर की संख्या और बढ़ाने पर एंजाइम की क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर क्रियादर की संख्या के आधार पर किस प्रकार क्रियाशीलता प्रभावित होती है, इसको ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं हम। तो अब हम ग्राफ के द्वारा देखते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्रियादर की सांद्रता थी शुरुआत के अंदर, हमने जैसे जैसे क्रियादर की सांद्रता बढ़ाई, एंजाइम की सक्रियता है वो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जाते ही क्या होगा कि एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल है वो भर गए हैं। अब आप यदि कितनी भी क्रियादर की सांद्रता बढ़ाओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो वैल्यू थी वो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक थी वो अधिकतम मात्रा थी जो क्रियादर और आपके एंजाइम के जुड़ने की। अब जब जैसे ये सक्रिय स्थल है वो पूर्ण रूप से भर गए, अब आप चाहे कितने भी क्रियादर की सांद्रता बढ़ाओ, अब एंजाइम की क्रियाशीलता है वो नहीं बढ़ने वाली है। तो इसकी ग्राफ को नोट कर लीजिए। फिर एक दो आपके डेफिनेशन और है उसको देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो क्रियादर क्या करते हैं, एंजाइम से जुड़ते हैं, और वही क्रियादर जुड़ पाएंगे जिनकी बिल्कुल शेप है वो एंजाइम के इन खांचों से मिक्स होगी। दूसरे क्रियादर नहीं जुड़ सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो क्रियादर के समान ही क्या करते हैं, अपनी साइज को बना लेते हैं, और वो क्रियादर से पहले ही आकर जुड़कर इन एंजाइमों के सक्रिय स्थल के अंदर क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब वो क्रियादर से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, इसलिए उनको
इनको बोला जाता है प्रतिस्पर्धात्मक संदमक। संदमक का मतलब है एंजाइम के जितने भी खाली स्थान थे उसमें क्रियादर से पहले ये ऐसे रसायन होते हैं, हमने देखा था ऐसे क्रियादर होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो इन क्रियादर की साइज के हो जाते हैं और इस एंजाइम के साथ मिलकर क्या करेंगे, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। जब ये स्थान पूरा भर जाएगा तो आपको पता है जब एंजाइम के सक्रिय स्थल भर जाते हैं तो फिर कोई दूसरा जो क्रियादर है वो आकर नहीं जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्रियादर एक भी नहीं जुड़े, सारे के सारे रसायन जुड़े हैं और इन रसायनों ने क्या कर दिया, इस पूरे एंजाइम के खाली स्थलों को, सक्रिय स्थलों को भर दिया है। तो अब क्रियादर आकर यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है संदमन। और जो क्रियादर, जो रसायन उस का काम करते हैं उनको बोला जाता है संदमक। और ये संदमक क्या करेंगे, जो आपके है ये क्रियादर, उनसे प्रतिस्पर्धा करके क्या करते हैं, इन स्थलों को जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्रतिस्पर्धात्मक संदमक। तो देखते हैं तीनों परिभाषा। तो देखिए इस परिभाषा को नोट कीजिए कि कुछ रसायन जो संरचना में क्रियादरों के समान होते हैं, वे रसायन क्रियादरों से पहले ही एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्रियादर एंजाइम से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि सक्रिय स्थलों पर तो पहले ही रसायन आ गए, अब क्रियादर आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, जगह ही नहीं है। तो ऐसे रसायन जो क्रियादरों की जगह जुड़े हैं इनको बोला जाता है संदमक, तथा ये प्रोसेस क्या कहलाता है, संदमन कहलाता है। तथा ये जो रसायन है संदमक है वो क्रियादरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनकी जगह पर जुड़ जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक। तो इन दोनों परिभाषाओं को नोट कीजिए। फिर दूसरी परिभाषा है आपके प्रतिस्पर्धात्मक संदमक।
तो प्रतिस्पर्धात्मक संयंत्रक क्या होंगे? संयंत्रक क्रियाधरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा उनकी जगह एंजाइमों से जुड़ जाते हैं, इसलिए इनसे क्या बोला जाएगा? प्रतिस्पर्धात्मक संयंत्रक। तो नोट कीजिए इस परिभाषा को। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की थी आपकी ये क्लास। जैव अणु वाला, बायोमोलिक्यूल्स वाला टॉपिक है आपके कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।